नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं हूं अवधेश। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बलरामपुर से बड़ी खबर है, जहां पर विधायक ने नियमों की धज्जियां उड़ा दी। सोशल डिस्टेंसिंग भूल गए सदर विधायक पलटू राम। लॉकडाउन के दौरान सम्मान समारोह का आयोजन उन्होंने किया था और समारोह में दर्जनों लोगों की जुटाई गई थी भीड़। ग्रुप में एक साथ खड़े होकर सभी ने फोटो खिंचवा ली और फोटो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया। तो जो जिम्मेदार लोग हैं वो जिस तरह की लापरवाही कर रहे हैं वो हैरान करने वाली है। और तस्वीर अब बलरामपुर से सामने आई, जहां पर विधायक ने नियमों की धज्जियां उड़ा दी। सोशल डिस्टेंसिंग भूल गए सदर विधायक पलटू राम और लॉकडाउन के दौरान सम्मान समारोह का आयोजन उन्होंने कर दिया। समारोह में दर्जनों लोगों की भीड़ जुटाई गई और ग्रुप में एक साथ खड़े होकर फोटो खिंचवा दी। देखिए आप, कहीं कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। सम्मान समारोह हो, इससे गुरेज नहीं, इसका विरोध भी नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि क्या उसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी जाएंगी। हालांकि जो कौशाम्बी से बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने भी इस तरीके की एक हरकत की थी और जब उनसे सवाल पूछा गया कि सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ है, तो उन्होंने ये बयान दिया था कि सार्वजनिक कार्यक्रमों में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं देखी जाती और शायद उसी फॉर्मूले पर तमाम जनप्रतिनिधि लगातार चलते जा रहे हैं। और एबीपी गंगा संवाददाता शशि हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शशि, किस तरीके का सम्मान समारोह था और क्या अब इसको प्रशासन इन तस्वीरों को संज्ञान में ले रहा है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, ये विधायक जी ने काम तो बहुत अच्छा किया था। जिन लोगों को सम्मान किया गया है, ये लोग लगातार जो है बेजुबानों की मदद कर रहे थे। जब लॉकडाउन में लोगों को खाना खाने को नहीं मिल रहा था, ऐसे में बेजुबान भी परेशान थे, तो ये लोग अपनी गाड़ियों में जो है केला और तमाम तरह की सब्जियां लाद कर उनको खिला रहे थे। लेकिन विधायक जी ने एक गलती कर दी। इनको सम्मान समारोह में जिस तरह सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई हैं, ये आइडियल होते हैं। जो विधायक सांसद हमारे होते हैं, ये लोगों को सीख देते हैं। जब ये खुद ही नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आम जनता इनसे क्या सबक सीखेगी। शुक्रिया शशि, जानकारी के लिए, अपडेट्स के लिए। तो यही वो तस्वीर है जिसके बाद कई सवाल उठने लगे हैं और सवाल यही कि आखिर विधायक जी ने सम्मान किया तो बहुत अच्छी बात है, जो कोरोना वॉरियर्स है उनका हौसला बढ़ना भी चाहिए, लेकिन नियमों का पालन आखिर क्यों नहीं हो रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग में एबीपी गंगा के खुलासे पर एक बार फिर से खबर का असर हुआ है। यूपी के कस्तूरबा गांधी विद्यालय में तैनात एक महिला शिक्षक के 25 स्कूलों में कार्यरत की खबर पर बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने कहा है कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और कस्तूरबा गांधी विद्यालय के सभी शिक्षकों की भी जांच होगी। साथ ही मामले में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। असल में खबर मिली थी कि महिला शिक्षक एक साथ 25 स्कूलों में तैनात हैं और उन्हें सिर्फ 13 महीने में ही करीब 1 करोड़ रुपए की सैलरी मिल गई। इसी पर बेसिक शिक्षा मंत्री से खास बातचीत की एबीपी गंगा संवाददाता शैलेश अरोड़ा ने। उत्तर प्रदेश के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनने के बाद आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। एक शिक्षिका लेकिन 25 स्कूलों में कार्यरत। हमारे साथ में इस समय बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी मौजूद हैं। हम सीधे उन्हीं से जानेंगे क्या है पूरा मामला। मंत्री जी, जानना चाहेंगे क्या मामला है? एक शिक्षिका एक साथ 25 स्कूलों में कैसे कार्यरत हो गई और विभाग को पता भी नहीं चला? नहीं, ऐसी रिपोर्ट सोशल मीडिया और मीडिया में आ रही थी। उसको संज्ञान में लेते हुए मई के अंतिम सप्ताह में हमारे विभाग ने जिन जिन जनपदों का नाम आया था उनसे संबंधित एडी बेसिक को ये जांच करने को कह दिया था। और अभी तक जो प्राथमिक जांच में मामला सामने आया है, मैनपुरी की रहने वाली एक महिला अनामिका शुक्ला, जिसकी बागपत के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में मूलतः जिसकी पोस्टिंग थी, जो बहुत दिनों से वहां अनुपस्थित चल रही थी, इसलिए उसका वेतन भी उसके खाते में नहीं जा रहा था, उसके अभिलेखों का इस्तेमाल करते हुए 4 अन्य जनपदों अलीगढ़, सहारनपुर, अमेठी और अंबेडकर नगर में शिक्षिकाएं उसके अभिलेखों का इस्तेमाल करते हुए कार्यरत थीं, जिनके खातों में वेतन मद में लगभग 5 लाख रुपए की धनराशि का भुगतान हुआ है। ये मामला प्रथम दृष्टया संज्ञान में आया है। इसकी और गहन जांच हो रही है और
ये जिसका अभिलेख है उसके खिलाफ, जिन्होंने अभिलेख का इस्तेमाल किया है उनके खिलाफ एफआईआर के आदेश दे दिए गए हैं और पूरी विस्तृत जांच इस संबंध में करने के आदेश दे दिए गए हैं कि अगर किसी अधिकारी की मिलीभगत से ये हुआ है तो उनके खिलाफ भी विभागीय और आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। और अब आज मैंने मौखिक रूप से कहा है, अभी आज शाम तक आदेश जारी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के जितने भी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैं, सभी वहाँ के जो शिक्षक हैं उनके सारे अभिलेखों की जाँच की जाएगी कि कहीं और पर भी ऐसा कोई मामला ना हो। सर ये बताएं कि हम डिजिटल मोड पर धीरे धीरे आ रहे हैं, प्रेरणा ऐप को लॉन्च हुए भी एक लंबा वक्त बीत चुका है, उसके बावजूद भी इस तरह के मामले सामने आते हैं। नहीं, प्रेरणा मिशन प्रेरणा हमारे विभाग में चल रहा है। प्रेरणा ऐप का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके कई मॉड्यूल हैं, अन्य मॉड्यूल का इस्तेमाल भी कर रहे हैं मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से। देखिए, हमारे सामने सबसे बड़ी कठिनाई थी कि हमारे पास डेटा नहीं था। हम पिछले 1 साल से ये प्रयास कर रहे हैं कि शिक्षकों छात्रों से संबंधित डेटा डिजिटल फॉर्मेट में हमारे पास उपलब्ध हो। उसमें लगभग हम कार्रवाई पूरी कर चुके हैं। एक प्रेरणा का एक मॉड्यूल जो था उपस्थिति मॉड्यूल, जिसमें सेल्फी के माध्यम से लोगों को अपनी अटेंडेंस देनी थी। शुरू में विरोध भी हो रहा था शिक्षकों के द्वारा उसका, लेकिन फिर भी विभाग ने निर्णय लिया कि उसको लागू करेंगे। उसके लिए हर स्कूल को एक टैबलेट देना था। वो खरीद की प्रक्रिया चल रही थी, टेंडर हो गया था, लेकिन कोरोना और लॉकडाउन के कारण एक बार फिर से वो टेंडर की प्रक्रिया हमको निरस्त करनी पड़ी, बिड्स नहीं आए, फिर से टेंडर जारी हुआ है। जैसे ही हम स्कूलों को टैबलेट उपलब्ध करा ले जाएंगे, फिर इस तरह की कोई भी घटना जहां होगी वो स्वतः संज्ञान में आ जाएगी। सर निश्चित रूप से इतना बड़ा खेल हुआ है तो कोई ना कोई वहाँ के जिम्मेदार अधिकारी भी इसमें ज़रूर शामिल होंगे, बिना उनकी जानकारी के तो नहीं हुआ होगा। तो क्या अभी कुछ लोग ऐसे सामने आए हैं? बिल्कुल, जो कस्तूरबा में नियुक्ति के जिम्मेदार अधिकारी होते हैं, जिनको अभिलेख जांचने होते हैं, किसी दूसरे का अभिलेख कोई दूसरी शिक्षिका अगर इस्तेमाल कर रही है तो ये वहीं पर पकड़ में आना चाहिए था। जिन लोगों ने जिम्मेदारी से जांच नहीं की है, जांच में जिनकी भूमिका निकल कर आएगी, उन अधिकारियों के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई होगी। एक आखिरी सवाल, 4 जिलों का आपने जिक्र किया है जहां पर भुगतान हुआ करीब 5 लाख, तो इन चारों जिलों में क्या एक कस्तूरबा गांधी विद्यालय या एक जिले में कई विद्यालयों में इस तरह के फर्जी शिक्षक है? क्या कुछ ऐसा भी डेटा है? नहीं, अभी तक एक बागपत के अलावा 4 विद्यालयों की बात आई है। पूरी जांच अभी चल रही है। तो चूंकि मीडिया में मामला आया था, मीडिया को जानकारियां उपलब्ध करानी थी, इसलिए प्रथम दृष्टया जो रिपोर्ट आई है सामने वो रख रहा हूं मैं। पूरी जांच की रिपोर्ट सामने आएगी तो उसकी जानकारी भी मीडिया के माध्यम से सबको देंगे। अब तक कोई एफआईआर हुई है इस मामले में या अभी होनी है? ये इस संबंध में अद्यतन जानकारी अभी विभाग से मुझे उन जिलों से प्राप्त नहीं हुई। एफआईआर कराने के आदेश दे दिए गए। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने देखा किस तरह से एक शिक्षिका के दस्तावेज इस्तेमाल करके कई और लोग अन्य जिलों में नौकरी कर रहे थे, और अब जब विभाग के सामने मामला आया है तो उन सब के खिलाफ तो कार्रवाई की ही जाएगी, लेकिन साथ ही अब प्रदेश के 746 कस्तूरबा गांधी विद्यालय में जितने भी शिक्षक कार्यरत हैं उनकी भी जाँच होगी। कैमरा सहयोगी पंकज निगम के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। तो बड़ा मामला है, जांच होगी। और सीधे रुक करते हैं संवाददाता शैलेश अरोड़ा का हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। शैलेश, ये जब तस्वीरें आती हैं तब समझ में आता है कि जो बदहाल शिक्षा व्यवस्था है और जो बार बार सवाल गुणवत्ता पर उठते हैं, उसकी वजह असल में क्या है? जिन्हें शिक्षा को बुलंद करना है, जिन पर बुलंद करने की जिम्मेदारी है, वो दीमक बनकर पूरे विभाग को खोखला कर रहे हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से अवधेश, और ये एक बहुत बड़ी खामी है। भले ही विभाग जांच करा रहा है या कुछ भी, लेकिन इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि पिछले कई महीनों से, और कई महीनों का तो सिर्फ आंकड़ा सामने आया है, न जाने कितने साल हो सकते हैं इससे पहले, पिछले कई महीनों से एक शिक्षिका के दस्तावेज पर प्रदेश के अलग अलग जिलों में कई स्कूलों में लोग नौकरी करते रहते हैं और किसी को कानों कान खबर तक नहीं होती है, और उसके वहाँ से वेतन भी वो उठाते रहते हैं। तो कितना बड़ा फर्जीवाड़ा है ये साफ समझा जा सकता है। और अभी तो एक मामला पकड़ में आया है, उनके एक व्यक्ति के, एक शिक्षिका के दस्तावेज पर कई लोग मिले, न जाने ऐसे और कितने मामले हो सकते हैं। जब जांच होगी सबकी तब ये सामने आएगा। लेकिन ये खामी है एक बहुत बड़ी कि आखिर ये सिस्टम कैसा है, ये सिस्टम जिसमें कोई भी आराम से किसी दूसरे के दस्तावेज लेता है, कहीं पर जाकर वो नियुक्त होता है। और देखिए यहाँ पर बात सुरक्षा की भी है। बात करें सुरक्षा की इसलिए क्योंकि जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय है, यहाँ पर बालिकाएं पढ़ती हैं, यहाँ पर बालिकाएं रहती हैं। वहाँ पर कोई फर्जी तरीके से शिक्षक बन के पहुँच जाता है तो उन बालिकाओं की सुरक्षा पर भी सवाल उठता है। ऐसे में लाजमी है सवाल उठना। तो कितनी बड़ी चूक है, कहीं ना कहीं ये देखना होगा। और
बहरहाल अब अधिकारी कह रहे हैं कि मामले की जांच हो रही है। इस मामले में आपको बताएं कि कुछ एफआईआर भी, अभी जो अपडेट है वो आपको दे दें कि कुछ एफआईआर भी इसमें दर्ज की गई हैं, लेकिन देखना होगा कि कितनी जल्दी सब लोगों के ऊपर एफआईआर होती है और कितने लोग इस रैकेट में अभी चिन्हित होते हैं। अगर एक के दस्तावेज से कई जिलों में कई लोगों ने काम किया है तो यानी या तो सब उसके कांटेक्ट में होंगे, या फिर एक दूसरा पहलू यह भी हो सकता है कि जहां पर इस शिक्षिका ने अपने दस्तावेज लगाए हो वहां से उन्हें कहीं लीक किया गया हो। सारे पहलू हैं जिन पर जांच चल रही है, पैसा खातों से निकला है, हर चीज की जांच चल रही है। बहरहाल देखना होगा, विभाग बोल रहा है कि 1 हफ्ते में रिपोर्ट आ जाएगी। देखना यह है कि मार्च में जांच शुरू हुई थी, भले ही लॉकडाउन लगा बीच में, उसके बाद लॉकडाउन बिल्कुल। और देखने वाली बात होगी कि ऐसे कितने शिक्षक सामने आते हैं जो कागजों पर बच्चों को पढ़ा रहे थे, बच्चों की पढ़ाई बर्बाद कर रहे थे और प्रदेश का राजस्व भी बर्बाद कर रहे थे। शुक्रिया शैलेश जानकारी के लिए। उधर 69,000 शिक्षक भर्ती पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने भर्ती प्रक्रिया पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी है। तो वहीं दूसरी तरफ प्रयागराज में इसी भर्ती में नियुक्ति दिलाने के नाम पर अभ्यर्थियों से लाखों रुपए वसूलने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने इस गिरोह के सरगना समेत 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। गिरोह के कई लोग अभी फरार चल रहे हैं, जबकि उसका सरगना एक मेडिकल ऑफिसर है जो पहले जिला पंचायत का सदस्य रह चुका है। उसके 4 स्कूल भी हैं। पुलिस ने पकड़े गए लोगों के पास से 7.5 लाख रुपए नगद, 2 कार, कई तैयार नियुक्ति पत्र और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए हैं। तो पैसे लेकर शिक्षक भर्ती कराने वाला गिरोह पकड़ा गया है। और सीधे रुख करते हैं प्रयागराज का, हमारे साथ संवाददाता मोहम्मद मोइन जुड़ गए हैं। मोइन, किस तरीके से इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया था और ये पकड़ में कैसे आए? देखिए, प्रतापगढ़ का एक अभ्यर्थी था जिसका नाम राहुल सिंह था। उसने कल प्रयागराज पुलिस में ये शिकायत की कि जब ये भर्ती प्रक्रिया चल रही थी तब कुछ लोगों ने उससे संपर्क किया और ये दावा किया कि 69,000 जो शिक्षकों की भर्ती चल रही है उसमें वो किसी को भी नियुक्ति दिला सकते हैं। उसके लिए तकरीबन 8 लाख रुपए देने होंगे। उसने 7.5 लाख रुपए दे दिए थे, लेकिन जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो उस रिजल्ट में उसका नाम नहीं था। उसके बाद जब उसने अपने पैसों की डिमांड शुरू की तो जो लोगों ने पैसे लिए थे उन्होंने आनाकानी शुरू कर दी। जब उसको लगा कि उसके 7.5 लाख रुपए फंस सकते हैं तब उसने पुलिस से संपर्क किया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के बाद जब मामले की तफ्तीश शुरू की तो पता चला कि अकेले राहुल सिंह ही नहीं बल्कि तमाम अभ्यर्थियों से इसी तरह से पैसे लिए गए थे। हालांकि एक बात अभी साफ होना बाकी है, ये पुलिस की तफ्तीश का विषय है कि जिन लोगों ने पैसे लिए क्या वो फर्जीवाड़ा कर रहे थे, क्या वो ठगी कर रहे थे, या कि सचमुच शिक्षा विभाग के कुछ लोगों से उनकी इस तरह की सेटिंग थी कि वो पैसे लेकर नियुक्ति करा सकते थे। तो पुलिस ने अभी गिरोह के लोगों को पकड़ा है। बिल्कुल। और ये जो सवाल है उनको पुलिस रिमांड पर लिया जवाब जाएगा। जब आएंगे तो हो सकता है कि तमाम ऐसे चेहरे भी शिकंजे में आए जिन पर बहुत ज्यादा यकीन विभाग करता है। शुक्रिया मोइन, नजरें बनाए रखिएगा, जैसे जैसे खबर आगे बढ़ेगी आपके जरिए दर्शकों को बताएंगे। बाराबंकी में एक ही परिवार के 5 लोगों का बंद कमरे में शव मिलने से सनसनी मच गई। बताया जा रहा है कि परिवार कर्ज में डूबा हुआ था, जिसके चलते परिवार के मुखिया, उसकी पत्नी और 3 बच्चों ने आत्महत्या कर ली। हैरानी की बात यह है कि शव 2 दिन पुराना बताया जा रहा है और कमरे से दुर्गंध आने के बाद मामले का खुलासा हुआ। फिलहाल पुलिस को मौके से सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें कर्ज की बातें लिखी गई हैं। अब पुलिस ने कमरे को सील कर दिया है और पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। सूचना प्राप्त हुई थी कि कस्बा सफेदाबाद थाना कोतवाली बाराबंकी के मूल निवासी श्री विवेक शुक्ल पुत्र भुवन मोहन शुक्ल, जिनकी उम्र लगभग 38-39 वर्ष थी, ने अपनी पत्नी और 3 बच्चों सहित आत्महत्या कर ली है। घटनास्थल के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि मृतक विवेक शुक्ल का स्वयं का पक्का मकान है जिसमें लगा हुआ एयर कंडीशन चलता हुआ पाया गया। मौके पर फील्ड यूनिट द्वारा सुसंगत साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं। मृतक के पिता ने बातचीत के दौरान बताया कि कुछ पारिवारिक परिस्थितियों के कारण उनका मृतक से कोई संबंध नहीं था। उनके घर का आने जाने का रास्ता भी अलग था। घटना की सूचना मिलते ही मैं और जिलाधिकारी बाराबंकी मौके पर गए, घटनास्थल का निरीक्षण किया और अधीनस्थों को अग्रिम कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। और रुक करते हैं संवाददाता शैलेश अरोड़ा का। शैलेश, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, पुलिस की जांच के आगे बढ़ी, कुछ नई बातें सामने आ रही हैं?
अवधेश, देखिए फिलहाल पुलिस अपनी जांच कर रही है, तफ्तीश चल रही है, लेकिन अभी आगे जो अपडेट हैं वो नहीं आए हैं। जो आला अधिकारियों ने कुछ देर पहले बात कही थी वही स्थिति अभी भी बनी हुई है। बहरहाल सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। भले ही सुसाइड नोट मिला है और ये बात कहीं ना कहीं चर्चा में भी है कि कर्ज की वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन फिर भी पुलिस इसके अलावा बाकी पहलुओं को भी देख रही है, क्योंकि एक ही परिवार में इस तरह से 5 लोगों की मौत जो है वो निश्चित रूप से बड़ा मामला है। हालांकि चर्चा की अगर बात करें तो इस बात को लेकर भी है कि अभी हाल ही में जिस तरह से लॉकडाउन चल रहा था, लोगों के काम धंधे भी प्रभावित थे, तो चर्चा जो वहाँ के क्षेत्रीय लोग हैं उनमें ये भी है कि ये भी व्यक्ति जो था वो पहले से ही कर्ज में डूबा हुआ था, इस वजह से भी उसको समस्या थी। ये भी एक कारण निकल कर सामने आ रहा है। बहरहाल जब तक तफ्तीश पूरी नहीं होती पुलिस की, जब तक और चीजें अभी जांच में सामने नहीं आती, तब तक बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता है। बिल्कुल, लेकिन वाकई ये खबर ऐसी है कि दिल को दहला देने वाली है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। महामारी से पूरा देश परेशान है, लेकिन इसके संक्रमण से जुड़ी जो खबर एबीपी गंगा को मिली है वो दुख देने वाली है। स्वास्थ्य मंत्रालय के एडिशनल डायरेक्टर जनरल राकेश वर्मा ने खुलासा किया कि कोरोना की वैक्सीन बनाने में 6 से 8 महीने और लग सकते हैं, लिहाजा जनवरी के बाद ही इसकी वैक्सीन बनकर तैयार हो पाएगी। ऐसा क्यों है, इसके लिए एबीपी गंगा संवाददाता विवेक यादव ने खास बातचीत की स्वास्थ्य मंत्रालय के एडिशनल डायरेक्टर राकेश वर्मा से। कोरोना के मामले इंडिया में लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। इस पूरे मामले पे हमारे साथ बात करने के लिए एडिशनल डायरेक्टर जनरल हेल्थ मिनिस्ट्री से राजेश वर्मा जी हैं। उन्हीं से जानते हैं कि जो लगातार मामले बढ़ रहे हैं उनसे किस तरीके से निपटा जाएगा। सर, ये लगातार मामले जो हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं और दिन ब दिन जो संख्या है कोरोना के मरीजों की लगातार बढ़ रही है, किस तरीके से इस पर लगाम लगाया जा सकता है? देखिए, इसमें ये जो लड़ाई है, ये जो पेंडेमिक है, जो महामारी है, इसमें देश का हर नागरिक को, हर व्यक्ति को, आपको, मुझको, आपके कैमरामैन को, आपकी टीम को, समाज में रहने वाले हर व्यक्ति को ये सोचना है, ये विचार करना है कि ये लड़ाई वो दूसरे के लिए नहीं लड़ रहा, देश के लिए नहीं लड़ रहा। ये पहले अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, घर समाज के लिए, माता पिता के लिए, अपने कुटुंब के लिए, अपने प्रांत के लिए, अपने देश के लिए लड़ रहा है। तब वो लड़ाई से हम जीत पाएंगे। तो इस लड़ाई का इलाज बचाव ही है। जब तक आप पूरी तरह से बचाव नहीं करेंगे तब तक हम इसका इलाज पूरा हम नहीं कर पाएंगे। तो बचाव ही इलाज है। जैसे आपको याद हो, कभी ट्रेन से सफ़र करते हो तो स्टेशन के पहले जो सिग्नल बॉक्स आता है उस पर लिखा होता है सुरक्षा घटी और दुर्घटना घटी, सुरक्षा हटी और दुर्घटना घटी। तो इसमें भी यही मामला है। इसमें आपको, मुझको, सबको अपने आप को सुरक्षित रखना है। सुरक्षित रखने का तरीका क्या है? गुड क्वालिटी का मास्क, जब किसी अजनबी से मिल रहे हो, नए आदमी से मिल रहे हो, नई जगह जा रहे हो, नई मार्केट में जा रहे हो, बाज़ार में जा रहे हो, तो वहाँ ऐसे मास्क को लगाइए ताकि आपकी नाक भी कवर हो, आपके होंठ भी कवर हो। और इस मास्क को बार बार मत छुइए। एडजस्ट करना है तो साइड से एडजस्ट करिए। सर, भारत में इसकी वैक्सीन की अगर बात करें तो अभी कितना टाइम लगेगा भारत में इसकी वैक्सीन को बनने को लेकर? अभी और कितना समय लग सकता है? देखिए, इसकी काट जो वैक्सीन बनेगी वो कोई भी दवाई आने के पहले 2 से 5 साल लगता है, लेकिन ये वैक्सीन बनने में कम से कम 18 महीने लगते हैं। हम कितनी भी कोशिश कर लें, मैंने पहले भी आपसे बात करने में कहा था, डॉक्टर कितनी भी कोशिश कर ले, एक नॉर्मल प्रेगनेंसी 9 माह प्लस में होती है। तो एक वैक्सीन की एक प्रक्रिया है, एक सिस्टम है कि वैक्सीन को बनने में अभी दिसंबर जनवरी से पहले हम और आपको ऐसी उम्मीद ना रखें कि कोई कामयाब, इफ़ेक्टिव, जो कमर्शियल यूज़ में, मास यूज़ में देश के 130 करोड़ की जनता को देने लायक वैक्सीन जनवरी से पहले बन पाएगी। ऐसा संभावना भी प्रतीत नहीं हो रही है। विश्व भर में करीब 50 से अधिक लेबोरेटरीज़ हैं जो वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रही हैं। इंडिया में भी, भारतवर्ष में भी करीब 18 लेबोरेटरीज़ हैं जो पूरी मेहनत से कोशिश कर रही हैं वैक्सीन बन जाए। लेकिन उसकी कई स्टेजेस हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है, पैदा होने तो होते ही साइकिल नहीं चलाने लगता, पैदा होते ही दौड़ने लगता, पहले वो 4 पाँव पे चलता है, फिर 2 पाँव पे चलने की कोशिश करता है, फिर टॉडलर के साथ चलता है, फिर उसका छोटी साइकिल बढ़ाता है। लेकिन वो पहले दिन आप मैराथन की रोज चलाएं, ऐसा नहीं पॉसिबल है। तो कितना भी प्रयास कर लें, वैक्सीन जनवरी फरवरी से पहले आ जाए ऐसी उम्मीद नहीं लगती है। तो हमारे साथ बात करने के लिए राजेश वर्मा जी थे। उनका साफ तौर पर कहना है अगर वैक्सीन की बात करें तो कोरोना से लड़ने में अभी थोड़ा सा समय और लग सकता है। वैक्सीन बनने में अभी दिसंबर से जनवरी तक का समय लग सकता है। तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें और खुद लोगों से दूरी बना कर रखें, मास्क लगा कर रखें। दिल्ली से मैं विवेक यादव, एबीपी गंगा। जून का महीना चल रहा है और मौसम मार्च वाला लौट आया। जगह जगह बारिश हो रही है तो तापमान में गिरावट आने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल गई और इसके पीछे वजह वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बताई जा रही है।
इसी का असर है कि कानपुर में भी सुबह से ही रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है, लिहाजा लोगों के लिए राहत के साथ साथ आफत भी बढ़ गई है। और कानपुर से प्रभात हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभात, अगर बात करें, मौसम बड़ा सुहाना है और तस्वीरें आपके पीछे की भी बता रही हैं कि तस्वीर कम से कम जून जैसी तो नहीं लग रही है। जी बिल्कुल अवधेश, आपको बताना चाहूँगा कि अगर बात मौसम की जाए तो वाकई एक राहत देने वाली ये खबर है कानपुर से, क्योंकि कानपुर में जिस तरह से मौसम ने करवट ली है तो जो गर्मी से लोगों को निजात जरूर मिली है। अगर सुबह से मौसम की बात की जाए तो देर रात से ही रुक रुक कर बारिश हो रही थी। हालांकि अभी जो धूप जरूर खिली है, लेकिन धूप में वो गर्माहट नहीं है, ना ही वो गर्मी की महसूस लोग कर रहे हैं, क्योंकि जो हवाएं हैं उसमें ठंडक देखी जा रही है और जो धूप है वो खिलकर निकली है। शाम के वक्त जो बादल हैं वो छटे हैं, उसके बाद ये धूप निकली है। अगर पूरे दिन की बात की जाए तो पूरे दिन बदली छाई रही है और लगातार बारिश होती रही, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतें भी हुई, कई जगह जलभराव भी हुआ और उससे लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ा। लेकिन जो आपने पहले ही कहा कि मार्च वाला मौसम चल रहा है, एक सुहाना मौसम चल रहा है, तो वो वाकई में कानपुर की अगर बात करें तो लोगों को काफ़ी राहत है, क्योंकि पहले कोरोना संक्रमण का लॉकडाउन और उसके बाद गर्मी का सितम, तो अब लोगों को थोड़ी सी राहत मिली है। लोग थोड़ा सा अपने आप को खुश महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगातार गर्मी जो थी वो परेशान कर रही थी। अब देखिए फिर से मौसम फिर से करवट ले रहा है। अभी जैसे ही बात कर रहा था धूप निकली हुई थी, फिर से धूप जो है वो बादलों के पीछे जो सूर है वो छिप रहा है, तो लगातार जो मौसम है उसमें कहीं ना कहीं ठंडक है। आम दिनों में अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो टेम्परेचर बिल्कुल दिक्कतें होती थी और अमूमन प्रभात इतने देर के लाइव में तो आप भी पसीना पसीना हो जाते कम से कम, लेकिन ये तस्वीरें बताती हैं कि मौसम कितना वहां ठंडा हो चुका है। शुक्रिया तस्वीर दिखाने के लिए, जानकारी देने के लिए। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। जीत जाएंगे हम को प्रेजेंटेड